फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर राकेश, और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपके नहीं, आपके कॉलेज में, क्लासेस में पढ़ने वाले आपसे ज़्यादा टॉपर क्यों हैं, आप क्यों पीछे रह रहे हैं, कैसे उसे ज़्यादा नंबर आ रहा है, आपको कम नंबर आ रहा है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। साथ में क्यों आप एग्ज़ाम में जाकर के क्वेश्चंस भूल जा रहे हो, क्या दिक्कतें हो रही है कि आपसे बहुत सारे चीज़ों के पास जाने के बाद, बहुत सारे बच्चों के पास बहुत अलग अलग तरह के कन्फ्यूजन्स, कमजोर स्टूडेंट के पास जाओ तो बहुत मल्टीपल्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना, कि हमारा हैंड राइटिंग खराब है। सबके पास अलग अलग एक्सक्यूज, क्यों फेल हो रहे हो, अलग एक्सक्यूज है, ठीक है ना। क्यों आप अच्छा नंबर लाए, अलग अलग तरीके से। जितने भी टॉपर से जब हम लोग मिले, अलग अलग टॉपर से मिलते हैं तो सब लोग अलग अलग चीज़ें एडवाइस करते हैं। जैसे कि अब समझिए, कमजोर स्टूडेंट के पास जाते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो बहुत लोगों के पास अलग अलग सर आंसर भूल जाते हैं, हॉल में जाते हैं, जब टीचर खड़ा करते हैं तो क्यों। ये सभी चीज़ों का प्रॉब्लम्स का आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, टिप्स देखने वाले हैं कि एग्जाम्स में कैसे लिखेंगे कॉपी में, कि ताकि हमको बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। कैसे हमारे टॉपर्स लिखते हैं, उसके उनका सीक्रेट क्या है, क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना, कि आप ही के साथ पढ़ने वाला। ये समझ लीजिए आप लोग कितना पढ़ने में तेज हैं, क्या पढ़ के आए यूनिवर्सिटी में, बोर्ड एग्जाम्स में, वो फर्क नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है क्या, ठीक है ना, कि आपने उस क्वेश्चंस को आंसर कैसे अपने कॉपी में लिखा है, आपका क्या नॉलेज है। क्या कोई जो कॉपी चेक करने वाला है, जो नंबर देने वाला है, क्या ये कभी पता कर सकता है क्या कि आपका नॉलेज कितना है। वो तो सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट में हो सकती है, जब वाइवा होगा, ओरली होगा टेस्ट, देन आप कर पाएंगे। लेकिन जब एग्जाम में जाइएगा तो क्या वो आपसे, आपका क्या नॉलेज है, वो फर्क ही नहीं पड़ता है। सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि आपने उस कॉपी में जो आंसर शीट है उसमें कैसे और कितना किस क्वेश्चन में लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे लिख पाएंगे अच्छा से अच्छा, स्ट्रेस कैसे दूर करेंगे, ये सभी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। हाउ टू, देखिए, द सीक्रेट टू राइट द बेस्ट आंसर्स। क्या सीक्रेट है बढ़िया से आंसर लिखने का। कैसे आप ही के कॉलेज में, आप ही के दोस्त, आप ही के साथ में बैठने वाले लोग सक्सेस हैं और आप अनसक्सेस क्यों हैं, ये सब चीज़ आज हम देखने वाले हैं। साथ में देखते हैं हाउ टू राइट आंसर लाइक अ टॉपर्स। कैसे हम लोग कॉपी में लिखेंगे आंसर्स को टॉपर्स की तरह कैसे लिखना है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। स्ट्रेस क्यों स्ट्रेस क्या है, आखिर ये स्ट्रेस आपके होने का कारण क्या है। एंटीसिपेटरी एंजाइटीज क्या है, मतलब एग्जाम में जाने से पहले ही स्ट्रेस, पैर काँप रहा है, पैर काँप रहे हैं, एग्जाम में जान रहे हैं, डायरिया हो गया। एंटीसिपेटरी एंजाइटी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं बच्चों के अंदर। क्या है, ठीक है ना, एग्जाम है 10 बजे से, सुबह में अब पेट खराब हो गया, 2 बार बाथरूम न लग जाए, पहले से एंटीसिपेशन हो गया। यानी कि पहले से ही वो सोचने लगता है, ओवर कमिंग होने लगता है, ओवर थिंकिंग होना शुरू हो जाते हैं बच्चों के अंदर। ये कन्फ्यूजन्स होने शुरू हो जाती हैं। माइंड को पेस कैसे करना है, ठीक है ना, कम मार्क्स आने का क्या क्या कारण है एग्जाम्स प्रॉब्लम्स में, ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। कमजोर स्टूडेंट्स में अगर लेकर के चलते हैं हम लोग कि कमजोर स्टूडेंट्स में होते क्या क्या है चीज़ें, तो सबसे पहले कहता क्या है, बैड हैंड राइटिंग। सर हमारा हैंड राइटिंग ठीक नहीं है इसलिए नंबर नहीं आया मेरा। फादर्स को एक्सक्यूज देते हैं, जल्दी लिखते हैं ना सर, एग्जाम में समय कम रहता है। भाई उसके लिए भी उतना ही समय था जितना तुम्हारे लिए था, तो क्यों उसे, सर हमारा हैंड राइटिंग खराब है, ये चीज़। अरे भाई ये फर्क नहीं पड़ता है। हैंड राइटिंग, नॉलेज कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉपी में, रिप्रेजेंटेशन क्या है आपका, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा एक्सक्यूज आते हैं बच्चों के, ये सभी चीज़ें हम अभी सॉल्व करने वाले हैं आपके प्रॉब्लम्स। सर आंसर भूल जाते हैं एग्जाम हॉल में, कैसे होगा याद, कैसे लिखेंगे एग्जाम हॉल्स में, भूलेंगे नहीं, इस चीज़ को देखेंगे आज हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। सर क्वेश्चंस में क्या पूछा है पता ही नहीं चलता है। कभी कभी क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना कि हम लोगों ने पढ़ा था इसको लॉन्ग क्वेश्चन में, आगे आप शॉर्ट में, सर कितना कम लिखे पता ही नहीं चलता है बच्चों को। कोई शॉर्ट क्वेश्चन में, सर हमको तो कॉलेज में पढ़ाया गया था कि ये शॉर्ट में आएगा और ये लॉन्ग में आ गया, अब हम क्या लिखे, कैसे लिखे, कैसे एक्सपेंड करें, कितना ज़्यादा लिखे, कितना कम लिखे। कम लिखेंगे 20 नंबर में है, अगर हम 2 सेंटेंस 3 लाइन पैराग्राफ लिख करके छोड़ दें तो 20 में तो मिलेंगे नहीं, तो कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत बच्चों का प्रॉब्लम कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। हाउ मच आंसर टू राइट अकॉर्डिंग टू, हर क्वेश्चन में किस क्वेश्चन में क्या लिखना है, ठीक है ना। और आपका पेपर टिप्स में भी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कैसे ये होना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये सब चीज़ देखते देखते हम लोग साथ में देखेंगे। देख लीजिए, कितना भी एग्जाम में पढ़ के जाओ,
कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमने पहले ही आपको बताया है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि आप आंसर कैसे लिखे हैं और कितना लिखे हैं किस क्वेश्चंस में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में हम लोग देखने हैं, ठीक है ना, जितना सबसे प्राइमरी चीज़ें आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना, जितना पूछा जाए उतना ही लिखो। मतलब क्या है, ना तो उससे कम ना उससे ज़्यादा, ना उससे कम लिखेंगे ना उससे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं हम लोग। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस है इसमें देखेंगे तो 12 क्वेश्चंस अगर किसी को कुछ पूछा गया, सभी क्वेश्चंस का अलग अलग पूछने का पैटर्न है लिखने का। ये देखिए एक वर्ड में सिंपल से लिख दिया, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग देखिए परसेप्शंस। तो ये सिंपल एक क्वेश्चंस को दे दिया है। कभी कभी क्या करते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस में डाल देते हैं। जैसे देखिए राइट द मेजर्स ऑफ द इफेक्टिव हैबिट, देखिए हैबिट्स के बारे में, हैबिट फॉर्मेशंस, और साथ में लिस्ट। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये इसी में इंक्लूडेड है। साथ में क्या है, नर्सिंग के लिए क्या है, कैसे करना है, डॉक्टर्स के लिए क्या है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। देखिए जिस क्वेश्चन में जितना पूछा है उतना ही लिखना है। अब हम लोग समझते हैं बच्चे दिक्कतें क्या होते हैं। फैक्टर्स, मेमोरी, क्या सिर्फ फैक्टर्स पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी। कौन ऐसा फैक्टर्स हैं जो आपके मेमोरी सेल को, ठीक है ना, मेमोराइजेशन कैपेसिटी को कौन सा है जो अफेक्ट करता है, दिक्कतें करती है, आपको रिकॉर्ड करने में दिक्कतें क्या करती है। क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा है। अब बच्चे लिखना शुरू करते हैं कि मेमोरी सेल हिप्पोकैम्पस में, ब्रेन में ये होता है, एनाटॉमिकल वेट इतना ही। ए भाई ये पूछा ही नहीं है, जो पूछा है वही लिखिए, ना तो ज़्यादा और ना ही कम। जितना इसमें पूछा जा रहा है उतना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्स्ट्रा चीज़ें आप लिखना बंद करो, ठीक है ना। ये कॉपी भरने के चक्कर में जो मन है लिखते चले जा रहे हैं, नहीं, ये अच्छे नंबर्स नहीं मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ पर वही है कि कुछ नहीं तो कुछ सही, यानी कि कुछ नहीं तो कुछ सही। मतलब क्या, यानी कि जब पास हो रहे थे जहाँ फेल हो रहे थे वहाँ पास होने का सिर्फ एक जुगाड़ हुआ है, ना कि तुम टॉपर बनने के जुगाड़ में। अगर टॉपर बनना है तो पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन ये इसी तरह लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं आपको देख लिए, इसमें जिसमें जितना लिखना है उस तरह से हमको लिखना है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं साथ में पेपर प्रेजेंटेशन। अगर देखेंगे पेपर टिप्स की लिखने का देखेंगे हम लोग। अभी जो है ना कोई भी क्वेश्चंस हो, ठीक है ना, तो उसका पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं, ठीक है ना, बैड राइटिंग वाले को, ठीक है ना, ठीक है ना। साथ में हिंदी में कहता क्या है, जल्दी लिखने में सर हमारा हैंड राइटिंग खराब है, जल्दी लिखने में। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, इस चीज़ को समझिए। आंसर पढ़ने लायक होना चाहिए। कितना खराब हैंड राइटिंग है, कितना अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा हैंड राइटिंग से कॉपी पर फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम चेक करते हैं जो जितने भी लोग, हमने बहुत सारे लोगों से मिला, जो लोग कॉपी चेक करते हैं, ठीक है ना। अभी तो ऑनलाइन भी कॉपी चेक होने लगे हैं, ऑफलाइन भी कॉपी चेक होता है। उन सब से मिले हम लोग बहुत कई यूनिवर्सिटी में जब हम गए, ठीक है ना, सब यूनिवर्सिटी को कॉपी चेकर वाला से, ठीक है ना, बोर्ड के एग्जाम पेपर चेक करने वाले टीचर से जब हम मिले तो उन्होंने कहा एक बहुत ज़्यादा राइटिंग पर नंबर, हम लोग बहुत ज़्यादा राइटिंग पर ही सिर्फ नहीं देते हैं। हमको सिर्फ ये होना चाहिए, बच्चे को भी देखते हैं, इमोशंस को। हर बच्चे का हैंड राइटिंग ठीक नहीं होता है। हो सकता है कि पढ़ने में अच्छा हो, टैलेंट भी हो, नॉलेजेबल है, बस वो थोड़ा सा हो सकता है कि हैंड राइटिंग उसका खराब है। तो इसका ये मतलब है कि उसको हम नंबर नहीं दे। अरे भाई हम समझ सकते हैं बच्चों को, वो भी इंसान ही कॉपी चेक करता है, ठीक है ना। तो हैंड राइटिंग पर हाँ, लेकिन इतना हैंड राइटिंग होना चाहिए कि पढ़ने लायक होना चाहिए। इतना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि ताकि पढ़ाई कर, ठीक है ना, ताकि बच्चे जो टीचर चेक कर रहे हैं वो पढ़ पाए उस चीज़ को, ठीक है ना। अगर वो पढ़ ही नहीं पाएंगे तो नंबर किस बेसिस पर। उतना भी खराब ना लिखिए कि सामने वाला पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है ना। अब कुछ होते हैं ना डॉक्टर्स एंड राइटिंग, डॉक्टर्स को भी लैटिन वर्ड और कैपिटल बोल्ड लेटर में लिखना है, लेकिन डॉक्टर्स लोग गलत तरीके से लिख देते हैं कुछ। अब ये लिख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि मान लेते हैं लिखना है हमको इन्फ्लामेशन, अब ये कर दिए। अब देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे टीचर्स, थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे चल सकता है हैंड राइटिंग, कोई दिक्कतें नहीं हैं। आगे पीछे सेंटेंस भी लोग टीचर्स मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने लायक उनको होना चाहिए। कहता क्या है कि गूंज दो उसमें कि ताकि, अब ये नहीं कि ऐसे गूंज दिए कि ताकि आंसर लिखे हैं, सही भी लिखे हैं, लेकिन लिख देते हैं ताकि हमारा टीचर ना, हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है तो भाई रे थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक माफेबल है, लेकिन बट ये चीज़ें कभी नहीं माफेबल है, ठीक है ना, माफ़ कभी नहीं हो सकता है उस चीज़ का, ठीक है ना। तो इतना चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि कोई भी आंसर हो, ठीक है ना, आपका हैंडराइटिंग थोड़ा सा डल हो चलेगा, बट क्या होना चाहिए कि ये कमनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म। देखिए जरा आपके पास नॉलेज कम है, ठीक है ना, तो
अगर आपका पास हैंडराइटिंग खराब भी है, ठीक है ना, तो शॉर्ट टर्म यूज मत करो यार, ठीक है ना। छोटा छोटा चीज़ें जो है ना, ये हाँ, ये जहाँ पर आपको न्यूमेरिकल जैसे मैथ वाले में है तो यूनिट लिखना कभी मत भूलिएगा, वहाँ शॉर्ट में यूनिट आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ कुछ चीज़ें हैं वहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हर जगह शॉर्ट, ठीक है ना, फॉर्म यूज ना कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। थियोरेटिकल एग्जाम है ये, ठीक है ना। तो आपको शॉर्ट फॉर्म कम से कम यूज करना है, ज़्यादा नहीं यूज करना है, बिल्कुल नहीं यूज करने के बराबर समझिए, ठीक है ना। रॉन्ग आंसर अगर लिखा गया गलती से तो काटिए मत ज़्यादा, ये नहीं कि अब जैसे कि ये रॉन्ग आंसर हो गया तब इसको इस तरह से काट दे रहे हैं, ये सब गलत है, बेकार लगता है देखने में, बिल्कुल नहीं। क्या करना है, कटिंग विथ सिंपल लाइन्स, लाइक विथ अ पेंसिल, अगर पेंसिल है तब तो और बेटर है, नहीं तो कोई बात नहीं, पेन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे काटना है, सिंपल लाइन से। एक और चीज़ है, जब आप लिख लेते हैं कोई भी चीज़ का, ठीक है ना, तो जो चीज़ें मेन पॉइंट्स हैं आपके, उसको क्या कर लेना है, अंडरलाइन अगर कर देते हैं तो बहुत मार्केबल बात होगी। थोड़ा सा हैंडराइटिंग डल भी है, ठीक है ना, अगर टीचर्स को अंडरलाइन कर देते हो कीवर्ड्स को, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ कुछ चीज़ें टीचर्स के पास बहुत समय नहीं होते हैं कॉपी चेक करने के लिए, कि वो भी क्या करते हैं, जैसे कीवर्ड होगा ना, ठीक है, तो देख लेंगे अगर हाईलाइट, अच्छा इसमें ये वर्ड लिखा है ना, हाँ इसका टाइप ये है, इसका टाइप ये, हाँ ठीक है, हाईलाइट, तो यानी कि पता चलते रहता है टीचर्स को भी, तो थोड़ा सा आसान हो जाते हैं। चेक करने वाले भी एक आदमी ही होते हैं, एक इंसान ही होता है, ठीक है ना, जो एक स्टूडेंट हो के ही गुजरा होता है, तो वो सब कुछ भी जानता है, इतना भी दिक्कतें वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं जो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही नेक्स्ट है हमारा आंसर भूल जाने के पर, ठीक है ना, एग्जाम सॉल्व कितना, देखो सबसे पहले करो क्या बात है, कोई आंसर आ गया कुछ, अब तुम पढ़े थे लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, भूल गए, तो रिलैक्स हो जाओ, छोड़ दो उस चीज़ को, ठीक है ना। सबसे पहला काम करना क्या है तुमको, कि जो चैप्टर्स में सबसे पहले क्या करना है, उस क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ो, ठीक है ना, रीड द क्वेश्चन। उस क्वेश्चन पर क्या थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि भूल चुके हो तुम, ठीक है ना, तो उसको क्या करो, पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, देन स्टार्ट करो सबसे, उसके बाद तुम स्टार्ट करो कि वो टीचर्स जो कौन थे, वो टीचर जो ये चीज़ों को पढ़ाए थे, ठीक है ना, सबसे पहले उस टीचर को याद करो, ठीक है ना, देन क्या करो, उस चैप्टर को याद करने का कोशिश करो, ठीक है, उस चैप्टर को याद करने का कोशिश करो कि किस चैप्टर में ये पढ़ाया गया था। जैसे एक सब्जेक्ट में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि उस टीचर को याद करिए आप, ठीक है ना, कि कौन से टीचर्स हम, देखो ये जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ लेक्चर नहीं है, कॉपी कलम से लिखते भी चलो, नहीं तो साथ में स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि आपको आइडियाज मिलते रहे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में, सबसे पहले एक जैसे कि आपको पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेके चलते हैं, पैथोलॉजी है या फिर कोई भी है, बोर्ड का ही है, साइंस का ही क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखिएगा कि साइंस में 2-3 टीचर पढ़ाएं, ठीक है ना, एक बुक को 2-3 टीचर, अब वो टीचर्स को सबसे पहले याद करिए कि कौन टीचर्स आपको ये चीज़ें पढ़ाए थे, ठीक है ना, वो ध्यान में आएगा, नहीं आया तो उस चैप्टर का याद कीजिए, किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं है, ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, वो जैसे याद आ जाएगा, ठीक है ना, कब पढ़े थे ये क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्या था, इससे रिलेटेड क्या बताए थे सर, अरे सर कभी कभी क्या होता है ना कि कोई और क्वेश्चन में कोई और क्वेश्चन जब आता है साथ में तो उसका डील हो जाता है, तो वहीं पर टीचर बताते हैं, अच्छा जिस समय हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे, फ्लोपियन ट्यूब के बारे में सर कुछ डिस्कस किए थे, यानी कि जब हम आपका डीएनसी पढ़े थे उस समय सर फ्लोपियन ट्यूब के बारे में कुछ बताए थे। तो देन क्या होता है कि चैप्टर कोई और है, नर्वस सिस्टम पढ़े थे, जब इंडोक्राइन सिस्टम पढ़े थे तो हमको ओवरी के बारे में सर बताए थे कुछ चीज़ें, तो देखिए कहाँ इंडोक्राइन कहाँ ओवरी, लेकिन क्या होता है लिंकेज जुड़ते समय धीरे धीरे आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे और ओवरी के बारे में कुछ आइडिया आपको आ जाना है। अगर ओवरी से रिलेटेड क्वेश्चन है देन तो कब पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कुछ चीज़ें आने लगेगा, धीरे धीरे उस टॉपिक को याद करना शुरू कीजिए, किस टॉपिक में क्या पढ़े थे। उसके बाद आप पैराग्राफ पर, अगर इतना चीज़ें अगर आपको याद हो गया, डायरेक्ट आंसर नहीं भी याद है, देन आप समझिए कि 70% आप उसका सही आंसर याद कर चुके हैं, अगर इतना चीज़ें अगर आपको याद हो गया। अब जहाँ 0% था वहाँ आपको अब 70 से 80% आपको याद आ गया और वही चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो एक और चीज़ आप टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, जब कोई क्वेश्चन दिखेगा कि हमको याद है, जैसे कि जो डिफिकल्ट लगे कि भूल रहे हैं, तो उसको क्या कीजिए, एगो पेपर में रफ पेपर होता है, क्या होता है जो आपको एग्जाम देने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, उसमें एक रफ पेपर होगा, ठीक है ना, तो वो रफ पेपर क्या करते हैं,
रफ पेपर पर क्या कीजिएगा, लास्ट में उस क्वेश्चन का, ठीक है ना, सब उस क्वेश्चन का हेडिंग जितना होगा ना, हेडिंग पहले ही रफ क्वेश्चन में लिख दीजिएगा। जैसे एग्जांपल्स में समझते हैं हम लोग, कोई एक डिजीज को लेकर के चलते हैं एग्जांपल्स में, कोई भी बीमारी के बारे में पूछेगा तो क्या क्या चीजें हो सकती है, इंट्रोडक्शन, बीमारी का डिफिनीशंस, उसके बाद बीमारी का कॉज, बीमारी का कॉज हो सकता है, बीमारी का क्या हो सकता है, सिम्टम्स हो सकता है, ठीक है ना, बीमारी का क्या हो सकता है, साइन हो सकता है, ठीक है ना, उसके बाद डिजीज का क्या होता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है, डीडी, ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, बीमारी का किसी का इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रीटमेंट। अगर आप हेडिंग रफ में लिख के रखिएगा तो एक आसान क्या हो जाएगा आपको कि हमको इसका इंट्रोडक्शन, अच्छा बीमारी के बारे में था, ठीक है ना, तो इसका हेडिंग में कोई भी डिजीज का या कोई भी क्वेश्चंस का याद रखिएगा हेडिंग, ठीक है ना, तो देन क्या हो जाएगा, इस चीज को याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा और आंसर लिखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हो जाएगी, आपको कब दिक्कतें होने वाली बातें अब खत्म हो जाएगी, एग्जाम आंसर में भूलने वाली प्रॉब्लम आपका। लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्वेश्चन में क्या पूछा यही कभी कभी नहीं पता चलता है। तो सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट क्या है इसमें समझिए इसको, अगर आपको ये दिक्कतें हो रही है, ठीक है ना, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो उस सब्जेक्ट का, उस चीज़ें का तो थोड़ा सा लैंग्वेज पर तो ध्यान देंगे ही, साथ में एग्जाम्स में अब तो पढ़ाई करने हिंदी और इंग्लिश का तो नहीं ना जाएंगे, अब यहाँ पर क्या करें, इंग्लिश पढ़ने थोड़े जाएंगे, तो अब यहाँ पर हमारे लिए क्या है, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को वर्ड में तोड़ लो, यानी कि कोई भी अगर क्वेश्चन है, ठीक है, अगर हम लेकर के चलते हैं कोई अगर ये हमारा क्वेश्चन है जो हम नहीं समझे, ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चंस है, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ इफेक्टिव हैबिट्स, ठीक है ना, इफेक्टिव हैबिट फॉर्मेशंस, लिस्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हैबिट्स, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन फॉर द नर्सिंग। अब देखिए ये क्वेश्चन है बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है ना, अगर नहीं समझ पाए, ठीक है ना, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, तब इसमें क्या करना है इस चीज़ को समझिए। पहले क्या करना है, एक वर्ड बाय वर्ड, ठीक है ना, ठीक है, मेजर्स फॉर इफेक्टिव हैबिट, अच्छा इफेक्टिव हैबिट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, लिस्ट द इम्पोर्टेंस फॉर गुड हैबिट, अच्छा गुड हैबिट भी पूछ रहा है, यानी कि इसको क्या करना है कि वर्ड को तोड़ लेना है आपको, ठीक है ना। अब आंसर का पूरा का मतलब नहीं भी जान रहे हैं हम, ठीक है ना, वर्ड बाय वर्ड तोड़ करके एक एक वर्ड को आप क्या करने का कोशिश करेंगे, एक्सप्लेनेशन करने का, देन इसमें समझ लीजिए, ठीक है ना, कि 80% आंसर सही जाना है। अगर आप वर्ड बाय वर्ड बिना क्वेश्चन समझे हुए अगर आंसर करना है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं कहीं पर कंफ्यूजन हो, छोड़ना भी तो नहीं पड़ेगा, अगर छोड़ देते हैं तो 0 नंबर, कहीं कुछ लिखेंगे तो 1 नंबर ही मिल सकने का उम्मीद है। अगर 80% भी सही जा रहा है, अरे 50% भी सही गया तो समझ लीजिए 3 नंबर 5 नंबर में तो मिलिए ना जाना है, ठीक है ना। तो इस पर भी ध्यान रखना है आपको, 80% नंबर सही हो जाना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे थे, तो इम्पोर्टेंट जितने भी थे हमारे, ठीक है ना, पहले क्या कर लेना है, उसको क्वेश्चंस को वर्ड बाय वर्ड तोड़ लेंगे, देन उसके बाद हम लोग को क्या करना है नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है ना। वर्ड वाइज आंसर लिखने का कोशिश करना है, पहले तोड़ लिए उसको क्या करेंगे, वर्ड वाइज आंसर लिखने का कोशिश करेंगे। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होगा जिसको हम भूल जा रहे थे, ठीक है ना, बार बार लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उसके लिए क्या कर लेंगे हम लोग, डिफिकल्ट क्वेश्चन का हेडिंग पहले ही रफ पेज पर लिख लेंगे, हम लोग रफ पेपर पर पहले ही हेडिंग लिख लेंगे, देन उससे क्या हो जाएगा, हमको हेडिंग रहेगा तो लास्ट में अगर हेडिंग और उसमें शॉर्ट लिखते चले जाएंगे, आराम से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है इसमें। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं टाइम मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए थोड़ा सा आपको पहले से प्रिपेयर्ड होना होगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट को अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले कहता है, ठीक है ना, रीड फुल क्वेश्चंस पेपर। सबसे पहले क्वेश्चन मिलते ही पहले क्या करिए, आप पूरा क्वेश्चंस को पढ़िए। टाइम मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़िए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले करना क्या है आपको, ठीक है ना, अटेंड इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस जितने भी होंगे उसको सबसे पहले अटेंड करना है। दूसरा है हमारा, ठीक है ना, पैरिटीज द क्वेश्चंस, किस क्वेश्चन को कितना पैरिटी देना है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस में कितना समय देना है, किस में ज़्यादा हम नंबर गेन कर सकते हैं, उस पर पूरा का पूरा फोकस करना है आपको, ठीक है ना। स्ट्रेटजी बनाइए, देखिए योर टाइम डिवाइडेड योर टाइम, क्या करिए एक प्लान करिए, ठीक है ना, कि अलग अलग टाइम सब पर क्वेश्चन पर डिवाइड कर दीजिए पहले ही आप, ठीक है ना, कि हमको 20 नंबरिया है तो चलो ठीक है, इसमें हम पहला 20 नंबरिया है तो 20 मिनट से 25 मिनट आधा घंटा दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। सब पर एक क्या कीजिए, टाइम लिमिट बांट दीजिए, ठीक है ना। ये आसान रहेगा। पहले क्वेश्चन पेपर पढ़िए, अटेंड द इजी क्वेश्चन सबसे पहले आप करना है, ठीक है ना। प्रायोरिटीज द क्वेश्चन को प्रायोरिटी देना है आपको, साथ में क्या करना है, एक प्लान बनाना है और सब टाइम अलग अलग डिवाइड करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब समझ लेते हैं। हमारे 4 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। हाउ मच आंसर इन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस में कितना आंसर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, गिव आंसर इन सीक्वेंस। एक चीज जान लो भाई, ठीक है ना, अच्छे से समझ लो कि सीक्वेंस में अगर आंसर करते हैं ना, जैसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, 1 नंबर, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6, इस तरह से अगर आंसर करते हैं ना सीक्वेंस में, तो समझो कि ये खुश हो करके 2-3 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। सीक्वेंस में दे रहे हैं तो अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है ना, समझिए कि कभी 3 दिया, फिर 7 नंबर दे रहा है, फिर 1 नंबर, फिर 10 नंबर, ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ इससे करने कर इस पैटर्न की वजह से, ठीक है ना। और इस पैटर्न में भी आपका नंबर कटता है। अगर आप समझ लो, ठीक है ना, कि थोड़ा सा कहता है ना कि बटरिंग कर लीजिए, चापलूसी कर लीजिए, ठीक है ना, तो वो क्या कीजिए कि यहाँ पर है, यही है आपका बटरिंग, समझ लीजिए कि आसान कर दिए। एग्जामिनर का जो है ना कॉपी चेक जो करता है ना, ठीक है ना, अगर उसको सीक्वेंस में आंसर मिल जाता है ना तो खुश हो जाता है, क्योंकि उसको नंबर बैठाना होता है 3 जगह, ठीक है ना। ये है, कभी 3 है, कभी 7 है, कभी 1 है, कभी 10, बेचारा कभी इधर नंबर बैठाना, कभी उधर, ऊपर नीचे, इधर उधर, तो थोड़ा सा परेशानी होती है, थोड़ा सा इरिटेट होते हैं एग्जामिनर्स होते हैं, जो हमारा इवैल्यूएटर होते हैं ना, वो थोड़ा सा इरिटेट होते हैं, तो उससे दिक्कतें होने लगती है। तो कभी कभी हर हमेशा कोशिश कीजिए कि आप लोग, ठीक है ना, 1 3। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 4 और 5 जो है हमको पहले आ रहा था, 1 2 3 नहीं। जो क्वेश्चन आप सीक्वेंस में पहले कोशिश करिए और जो नहीं हुआ उसको लास्ट में कोशिश कीजिएगा लिखने का, एक ही बार लास्ट में, पहले नहीं, बीच में नहीं, कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है ना। अगर आपको समझ लेते हैं, चलिए 4 नंबर पहले अच्छा से आता था तो आपने 4 शुरू किया, ठीक है, 1 4 लिख दिया, लेकिन अगर 1 उसके बाद आपको 1 से शुरू करना है तो 1 से शुरू कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए कि कभी 3 कभी 5, 1 2 अगर सीक्वेंस इधर उधर होता है तो चल सकता है, लेकिन पूरा क्वेश्चन को गैदरिंग मत करना, उससे नंबर कटते हैं। हमारे टीचर्स जो थे, जो अभी कभी कॉपी AKU में कॉपी चेक कर रहे हैं, जो बिहार बोर्ड में कॉपी चेक कर रहे हैं, उन्होंने बताया हमको चाहिए ऐसे, बना बनाया पराठा खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। इस चीज़ को समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। तो ये था हमारा आंसर सीक्वेंस में। अब दूसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है ना, नो मोर और लेस वर्ड। अब किसमें कितना वर्ड लिखना है, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। अगर कोई हमारा, ठीक है ना, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मिनिमम आपके जो है 5 to 6 पेजेज में होनी चाहिए, ठीक है ना, 5 to 6 पेजेज में होनी चाहिए। अगर आपको 15 मार्क्स का है कोई, ठीक है ना, तो मिनिमम आपको 4 पेज में, मिनिमम 4 to 4.5 5 पेज तक आप रख सकते हैं इसको, ठीक है ना। 10 मार्क्स का है तो मिनिमम आपको 3 to 4 पेजेज में करने होंगे। यूनिवर्सिटी अगर एग्जाम है तो, बोर्ड है तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में कम आंसर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके 5 नंबर्स के होंगे, ठीक है ना, तो मिनिमम 2 पेजेज होनी चाहिए, ठीक है ना। 3 नंबर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, 3 नंबर के आते हैं तो 1 पेजेज का होनी चाहिए। 2 नंबर का है तो 1 पेजेज, हाफ से लेकर के 1 पेजेज तक होनी चाहिए आंसर, ठीक है ना। 1 नंबर का है, अगर सब्जेक्टिव है तो आप 60 वर्ड में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह से आपको न मोर करना है, इससे ये नहीं कि 10 पेज लिख दे रहे हैं 20 नंबर में, तो आपको 20 में 20 नहीं मिल जाना है, याद रखिए जितना है उतना ही में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने ले समझा और इंपॉर्टेंट। अब एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए आप लोग कि ये अगर आप लोग पैटर्न शुरू किए
समझ लीजिए, ठीक है ना। और एक वर्ड बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, ठीक है ना, पता नहीं किन्होंने कहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑल्सो लास्ट इंप्रेशन। कहने का यही मतलब है, ठीक है ना, कि आपको पहला क्वेश्चन प्रायोरिटी के साथ लिखनी है, दूसरी हर क्वेश्चन को टच करना बहुत अनिवार्य है, ठीक है ना। तो आज हम लोग का इतना ही रहा कि हम लोग देखें आज टॉपर्स में क्या क्या लिखने की क्वालिटी होती है, ठीक है ना, और कैसे कैसे लिखा जाता है। और ये तब तक के लिए हम ये आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।